नमस्कार दोस्तों, बरौड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, काव्य शास्त्र में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे, उसमें कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसको पढ़ रहे थे, मार्क्सवाद को पढ़ रहे थे। मार्क्सवाद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मार्क्सवाद की मैंने एक कक्षा कल पूर्ण की थी, आज एक कक्षा और होगी और कल मैं मार्क्सवाद को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूं, कक्षाएं इसलिए लेके आ रहा हूं कि आपको पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत ना हो और आप आराम से उस तथ्य को ग्रहण कर सको और कॉपी में नोट कर सको। इसलिए मैं छोटी छोटी कक्षाएं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप बोरियत नहीं हो, और अगर आपको लगे कि हमें एक साथ में क्लास दे दी जाए तो मैं एक साथ में ही जो 1 घंटा की क्लास होगी या पौन घंटा की क्लास होगी वो एक साथ में आपको दे दूंगा। ये मैं, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने तक ही सीमित नहीं रखें, क्योंकि स्पेशल मेगा क्लास चल रही है पाश्चात्य साहित्य की और काव्य शास्त्र की। ये जब पूरे हो जाएंगे तो जहां मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास छोड़ा था वहां से मैं विधिवत तरीके से वापस शुरू कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं। हाँ, ऐतिहासिक भौतिकवाद, दंडात्मक भौतिकवाद कल हमने पढ़ लिया था। आज ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में चर्चा करूंगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की घटनाएं भौतिक या आर्थिक कारणों से घटती है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने बताया है कि इतिहास में सारी घटनाएं भौतिक या आर्थिक कारणों से घटती है। बिल्कुल सही बताया। या तो कारण कोई भौतिक हो सकता है या कारण आर्थिक हो सकता है। इन कारणों से ही इतिहास में कोई ना कोई घटना घटती है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। ठीक है ना, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में चर्चा की जा रही है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अभिप्राय इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध की प्रगति, रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक संबंधों का स्वरूप तैयार करने से है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब यह बताया गया है कि इतिहास के किसी भी युग में आर्थिक संबंध या सामाजिक प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होती है बाद में आप भूल जाओगे। स्क्रीनशॉट लेते जाएं या आप कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, एक एक तथ्य को नोट करते जाएं। ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर मैं आपके सामने नहीं लेकर आता हूं, मैं वही मैटर लेके आता हूं जो 100% परीक्षा में आने लायक है। ठीक है ना, और आता है। पिछले पेपर उठाकर आप देख लीजिए। मैंने अभी काव्य शास्त्र मेरा चल रहा है, काव्य शास्त्र की प्ले स्टोर में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, वीडियो को खंगालें, कितना कहां से क्या मैटर आया है तो आपको स्वयं को पता चल जाएगा। तो आप वही लिखें और वही मैं आपको लिखवा रहा हूं जो परीक्षा में आने लायक है, कंपटीशन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किस तरीके से है। कार्ल मार्क्स ने जो बताया है ऐतिहासिक भौतिकवाद वो किस तरीके से है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मनुष्य की नैसर्गिक जरूरत, मनुष्य कोई भी प्राणी हो, उस प्राणी में मनुष्य की नैसर्गिक जरूरत, जो दैनिक जरूरत होती है ना, उठना, नहाना, धोना, मंजन करना, फ्रेश होना, खाना खाना, है ना, स्नान करना, कपड़े पहनना, है, घर बनाना, घर में रहना, समाज में रहना, बीवी बच्चों के साथ रहना, है ना। तो ये एक जरूरत है, ये मनुष्य की जरूरत है, नैसर्गिक जरूरत। उसमें जो सबसे बड़ी जरूरत है मनुष्य की भूख। कौन सी? मनुष्य की भूख।
भूखा मनुष्य नहीं रह सकता। और मनुष्य की भूख, पेट की अग्नि सबसे बड़ी अग्नि मानी गई है ना। जठराग्नि बोलते जिसको हिंदी में, जठराग्नि, जो समुद्र में लगने वाली आग और जंगल में लगने वाली आग से भयंकर आग बताया गया है पेट की आग को, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। भूख, और भूख को जुटाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, कयास करने पड़ते हैं। भूख को जुटाने के लिए, भूख खत्म करने के लिए कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, और यह प्रयास अकेले में संभव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य अकेला यह प्रयास कर ले, अकेले में यह प्रयास संभव नहीं होता है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, समाज में रहकर वो मजदूरी करता है, मजदूरी करके कुछ अर्धन प्राप्त करता है, अर्धन से वो अपने पेट की भूख को मिटाता है। ऐसा ही जीवन सागर चलता आ रहा है। तो अकेले नहीं कर सकता तो क्या करेगा, उसको समाज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यह मेरा खुद का फॉर्मूला है, मैंने ये सीक्वेंस से इनको ढाला है कि मेरे जो भी अभ्यर्थी है, मेरे साथी है, उनको किसी तरह की नौबत नहीं आए, वो आराम से सीक्वेंस से सीख जाए और ये सीक्वेंस अपने दिमाग में सेट हो जाए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं मार्क्सवाद को। तो एक समाज की जरूरत पड़ी, समाज की जरूरत पड़ी तो समाज के अंदर एक, समाज के कारण एक संघर्ष शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? एक संघर्ष शुरू हुआ। दोस्तों ध्यान रखें, देखिए आगे संघर्ष शुरू हुआ, समाज के कारण संघर्ष शुरू हुआ। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया। संघर्ष शुरू हुआ, समाज के कारण संघर्ष शुरू हुआ। भाई भूख मिटाने के लिए समाज के लोग आगे आए, तो कुछ लोगों ने जो उत्पाद के साधन थे उस साधनों पर अधिकार कर लिया। अधिकार किया तो समाज दो वर्गों में बंट गया। कितने वर्गों में बंट गया? दो वर्गों में समाज बंट गया। एक समाज था शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जो शोषण करने वाला, शोषक वर्ग जो शोषण करने वाला, और शोषित वर्ग जिसका शोषण हो रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है। ठीक है ना। और इन दोनों वर्गों के अंदर वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? एक वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यही मार्क्सवाद के अंदर है, यही कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद के अंदर है कि दो वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष। अब वर्ग संघर्ष क्यों हुआ, वो कहानी मैंने शुरू से अंत तक आपको बताई है। इस कारण से वर्ग संघर्ष शुरू हुआ। बहुत अच्छा, मैंने गहन परिश्रम करके आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो आप इनको हल्के में नहीं लें, आप नोट करते जाएं। हाँ, अब देखिए, इस तरह समाज के विकास का आधार बना। इस तरीके से समाज के विकास का आधार बना। क्या बना विकास का आधार? धन। क्या बना? धन। धन है वो विकास का आधार बना, क्योंकि समाज के दो वर्ग हो गए, एक तो शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। दोनों में वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। लोग धन कमाने के लिए होड़ में लगे, है ना, और उससे प्रभावित आर्थिक उत्पादन, धन से प्रभावित आर्थिक उत्पादन। अब दोनों में वर्ग संघर्ष हुआ, तो वर्ग संघर्ष हुआ तो समाज को एक आधार, विकास का आधार मिला, वो धन, और धन से प्रभावित है आर्थिक उत्पादन। धन से ही प्रभावित है आर्थिक उत्पादन। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखें। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार अंतिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला तत्व है उत्पादन। कौन सा तत्व है? उत्पादन तत्व है जो इतिहास की अंतिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला तत्व है, वो है उत्पादन तत्व। कौन सा तत्व है? उत्पादन तत्व। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए, अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो गया, ऐतिहासिक भौतिकवाद हो गया। अब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तीसरा जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, तीसरा, उस तीसरे सिद्धांत की ओर जा रहा हूं। तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब वो कैसे? देखिए, मार्क्स ने समाज में दो वर्गों का उल्लेख किया है, जो अभी आपने पढ़ा। मैंने एक सीक्वेंस की कहानी आपके सामने रखी है ना। तो एक तो है शोषित या सर्वहारा वर्ग, और एक आपके सामने है शोषक वर्ग। दो तरह के वर्ग आपके सामने हैं। मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में बंटा। कितने वर्गों में बंटा? दो वर्गों में समाज बंटा, जिसमें एक तो था शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग, या दूसरा था शोषक वर्ग। इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखें।
हाँ, अब देखिए, यह वर्ग संघर्ष मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता से शुरू होता है। यह जो वर्ग संघर्ष शुरू होता है, मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता शुरू होता है। नैसर्गिक आवश्यकता होती है मनुष्य की वो मूलभूत आवश्यकता जिससे मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। नैसर्गिक आवश्यकता का मतलब वो होता है वो मूलभूत आवश्यकता जिससे मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, वो है भूख। ठीक है ना? तो भूख की वजह से वर्ग संघर्ष शुरू होता है और वो अपनी भूख शांत करने के लिए समाज की स्थापना करता है। समाज में गुट बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? भूख शांत करने के लिए गुट बनते हैं और वही गुट एक समाज की स्थापना के रूप में आगे आता है। इस बात को आप दोस्तों ध्यान में रखें। मैं आज बहुत बड़ा खुश हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है मार्क्स का बहुत अच्छा टॉपिक है और मैंने इनको बहुत बार पढ़ा है। कार्ल मार्क्स को बहुत बार पढ़ा है, अरस्तु को, प्लेटो को। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पाश्चात्य साहित्य जब आता है, प्रश्न 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ी भर्ती होती है, जैसे पीजीटी है, कॉलेज लेक्चर है, नेट है, स्लेट है, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें, इसको आप अपनी कॉपी में उतारते रहे। मैं बार बार आपको इस बात को कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। और एक बात ये भी कह रहा हूं कि आप चैनल देखते जरूर है परंतु सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल की घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए और मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद रहेगा। तो देखिए, भूख शांत करने के लिए एक समाज की आवश्यकता पड़ी। उसमें उत्पादन के तत्वों का विकास करता है। उसमें मनुष्य उत्पादन के तत्वों का विकास करता है। उत्पादन के तत्व कौन कौन से हैं उनका विकास करता है मनुष्य। ठीक है ना? यह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आगे देखिए, हाँ, लेकिन कुछ समय बाद उत्पादन के साधनों पर एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यहां से कहानी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद उत्पादन के साधनों पर एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। विशेष वर्ग मतलब वो वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और शोषक वर्ग है वो शोषित ही रहते हैं। ऐसा हो जाता है जिसमें समाज 2 वर्गों में बंट जाता है दोस्तों। यही ध्यान रखना, समाज 2 वर्गों में बंट जाता है। यहीं से वर्ग संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। जब जो उत्पादन के साधनों, उत्पादन के तत्वों की शुरुआत करते हैं ना, उत्पादन के तत्वों से शुरुआत करते हैं तो उस पर विशेष वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो यहीं से वर्ग संघर्ष की है वो शुरुआत होती है। यहीं से वर्ग संघर्ष की शुरुआत होती है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि कला और साहित्य इसी संघर्ष को बढ़ाकर सर्वहारा शोषित वर्ग को जगाकर समाज में एक भेदभाव खत्म करने का प्रयास करता है। ये मुख्य लाइन है। इस बात को आप ध्यान में रखें, है ना? 2 वर्गों की स्थापना हो जाती है और कार्ल मार्क्स ये भी मानते हैं कला और साहित्य, कौन सा? कला और साहित्य इसी के संघर्ष को बढ़ाकर सर्वहारा वर्ग या शोषित वर्ग को जगाकर समाज में यह भेदभाव खत्म करने का प्रयास करता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है ना? आगे मैं बात करूं तो देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में देखिए, चौथा है जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जो श्रमिक के श्रम का परिणाम है, किंतु उसे पूंजीपति हड़प लेते हैं। ये एक बहुत ही एक ट्रेजेडी की बात है, एक घटना है। इसको आप एक ट्रेजेडी मान सकते हैं, एक घटना मान सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जो श्रमिक के श्रम का एक परिणाम है। श्रमिक श्रम करता है, मेहनत करता है, उसका परिणाम है, किंतु पूंजीपति लोग उसको हड़प लेते हैं। इसलिए एक संघर्ष की कहानी वो शुरू होती है। यही कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर मैं आगे बात करूं
तो देखिए मार्क्स ने इसमें क्या माना, मार्क्स ने इन्हें चोरी माना। जो संपन्न वर्ग वाले लोग हैं और जो शोषक वर्ग वाले लोग हैं, शोषक वर्ग यानी गरीब है, उनको उनका माल जब हड़प लेते हैं, उनकी मेहनत को हड़प लेते हैं, तो उनको कार्ल मार्क्स ने चोरी माना है। क्या माना है? चोरी। ये नहीं कहा है कि उसकी कमाई नहीं है, ये उनकी चोरी है। और मार्क्स का मानना है कि समाजवादी व्यवस्था से मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलेगा। मार्क्स ने यह माना है कि समाजवादी व्यवस्था में मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए, ये ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं, है ना। और कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि वस्तु की उत्पत्ति के 4 अंग होते हैं। वस्तु की उत्पत्ति के 4 अंग होते हैं। वस्तु ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो जाती है, उनके मुख्य 4 अंग होते हैं। एक तो है मूल पदार्थ, दूसरा स्थूल साधन, तीसरा श्रमिक का श्रम, चौथा है मूल्यवर्धी। मूल पदार्थ, फिर उसके लिए स्थूल साधन, फिर श्रमिक किसान का या किसान लेबर जो भी है उनका मेहनत पसीना, उनका श्रम, फिर मूल्य की वृद्धि। इन 4 अंगों को मानते हैं कार्ल मार्क्स उत्पत्ति के साधन के लिए। उत्पत्ति, वस्तु की उत्पत्ति के लिए 4 अंग मानते हैं कार्ल मार्क्स। इस बात को आप ध्यान में रखें। सवाल यहीं से बन सकता है, कई बार पूछा जाता है, तो आप एक एक लाइन को, क्योंकि सार है तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लाइन को मेरे प्रिय सभी साथियों आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। हाँ, आज दोस्तों इतना ही कार्ल मार्क्स के लिए। कल की कक्षा में कार्ल मार्क्स को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। करीब करीब कार्ल मार्क्स है वो कंप्लीट हो चुका है। कल की कक्षा में कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कर लेंगे। अपने जो सिद्धांत अभी तक अरस्तु का सिद्धांत हो गया और लॉन्जिनस का उदात्त हो गया और वक्रोक्ति कुंतक का, आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत हो गया, और अब ये चल रहा है कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, जो कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 1-2 और है जो पाश्चात्य साहित्य के काव्य शास्त्र में, तो उनको भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से मैं पाश्चात्य साहित्य है एक बार कंप्लीट कर देता हूं, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं रहे। उसके बाद में काव्य शास्त्र में जो भी टॉपिक छूटा हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, जो भी छूटा हुआ है उनको पूरा करके हिंदी साहित्य के इतिहास को जहां मैंने भक्ति काल में छोड़ा है वहां से स्पीड देनी शुरू करूंगा। आपका कंप्लीट कोर्स हिंदी के मामले में एक भी सवाल ऐसा नहीं हो कि मिस हो, एक भी सवाल ऐसा नहीं हो कि मिस हो, अपने या नोट्स में नहीं है या अपने यूट्यूब चैनल से बाहर है। तो बाहर है इसका मतलब इस यूट्यूब चैनल से बाहर है, तो वो आप नहीं कर सकते तो दूसरा भी कोई नहीं कर सकेगा। यह मैं आपको 100% वादा दिलाकर कहता हूं कि मेरी अगर कक्षा में वो सवाल नहीं है और आपके पेपर में आ गया तो आपका दूसरा साथी भी नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको कह देता हूं गारंटी के साथ में। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, अपने साथियों तक शेयर करें, आपके साथी भी इस क्लास का लाभ ले सकें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, आप संतुष्ट है या नहीं है, आप कुछ नया चाहते हैं, नवाचार चाहते हैं तो हमें बताएं, किस तरीके का नवाचार चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।